सभी साथियों को नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान जो है उसमें अपन ने पहला जो चैप्टर था वो स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियों को देखा था। किन किन चुनौतियों को हमने चिन्हित किया और उसका किस प्रकार से हमने समाधान किया, ये देखने का हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब जो राजनीति विज्ञान है उस राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर अपन इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो राजनीति विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कहने का मतलब यह है कि इनमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रटने का प्रयास करेंगे और हम समझने का प्रयास अगर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें वह नंबर नहीं मिल पाएंगे इसकी हमने कल्पना की है, इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत शानदार पाठ है। एक दल, एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस। एक ही दल है, उसके प्रभुत्व का दौर। प्रभुत्व का मतलब होता है वर्चस्व, दबदबा, और वो लंबे समय तक रहा। एक समय ऐसा रहा जिसमें एक ही पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस पार्टी। ये लंबे समय तक लगातार क्या करती रहती है, चुनाव जीतती रहती है। हम जब आजाद होते हैं, हमारा जब देश आजाद होता है, आजादी के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती जो थी वो किसको स्थापित करने की थी, लोकतंत्र को स्थापित करने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती थी कि हम अपने देश में लोकतंत्र को किस तरह से स्थापित करें, लोकतांत्रिक पद्धति को किस तरह से स्थापित करें। वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी। अपन ने यहाँ पे ये देखा था सबसे पहले भारत जो है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखने के बाद हमें पता चला कि हमने उनका समाधान किस प्रकार से किया। सबसे पहली जो चुनौती थी वो एकता व अखंडता की थी। एकता व अखंडता की, इसका हमने बखूबी ढंग से समाधान किया। समाधान करने के बाद में हमारे देश के सामने दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती उभर कर आई जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र को स्थापित करना। हमारा जो देश है, इस हमारे देश में किस तरह से हम लोकतंत्र को स्थापित करें, लोकतांत्रिक पद्धति को किस तरह से स्थापित करें, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों में से उभर कर आती है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र जो है ऐसा माना जाता था जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र है, जो संपन्न है, जिनके पास में ठीक ठाक ढंग से आर्थिक संसाधन है, जैसे सपोज करके देखिए अमेरिका है, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनमें पहले से लंबे समय से क्या चलता आ रहा है, लोकतंत्र चलता आ रहा है। उन देशों का मानना था कि गरीब राष्ट्र जो है उन गरीब राष्ट्रों में क्या स्थापित नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात निर्धन जो देश हैं, जो गरीब हैं और अभी अभी नए नए आजाद हुए हैं, उन देशों में क्या स्थापित नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। अब भारत जो है इसके लिए क्या कर रहा है काम कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है और औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था है, हमने उससे क्या पा लिया, छुटकारा। आपको मैंने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद होते हैं तो अंग्रेज यहां से चले जाते हैं, हमें एक ऐसी व्यवस्था देके जाते हैं कि वो डगमगाई हुई थी। राजाओं का शासन धीरे धीरे क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब हमें एक नई व्यवस्था स्थापित करनी है, नया शासन स्थापित करना है और एक ऐसा शासन स्थापित करना है जो सबके लिए सर्वमान्य हो। यानी उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हितों को अनदेखा किया गया हो या फिर किसी के हितों को नजरअंदाज किया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब आपको पता होना चाहिए हमारा देश का संविधान जो है वो ऐसे ही नहीं बना। उस संविधान को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया, न जाने कितने लोगों ने मेहनत की। अब हमारा देश का जो संविधान है उस संविधान को अपन थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप में समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारा देश, उसके लिए संविधान बनाने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये मान के चलिए लगभग 3 साल का टाइम यहाँ पे लग चुका है। अब संविधान को बनाने के लिए कम से कम 60 देशों के संविधान को क्या किया गया, पढ़ा गया। यानी 60 देशों के संविधान को हम पढ़कर हमारे देश के लिए क्या बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। समय जो है वो 2 वर्ष 11 में 18 दिन का लग रहा है। 60 देशों के संविधान को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और फिर उसके बाद में इस संविधान में क्या किया जा रहा है, उन सभी बातों को क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जो सबके लिए सर्वमान्य हो। पूरा भारत उसको क्या करे, स्वीकार करे। एक ऐसे संविधान बनाने की क्या थी, जरूरत थी। अब इसमें संविधान में लोकतांत्रिक पद्धति का उल्लेख किया गया कि भाई भारत में कौन सी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, आपको मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूं कि भारत जो है, उस भारत में आजादी के समय अशिक्षा जो है उसका स्तर बहुत बड़ा है। यानी अशिक्षित लोगों की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा है, इनको तो पता ही नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम स्थापित करें, लोगों को किस प्रकार से बताएं, किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेंड करें, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण देवें, ताकि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की क्या नहीं आए, बाधा नहीं आए। हमारे देश का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, तैयार हो गया, एकदम से रेडी हो गया। और जब तैयार हो गया तो इसको लागू करने की क्या आती है, बात आती है कि इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए। कि अब लागू होने के बाद में हमारे देश में संविधान के हिसाब से ही सारी व्यवस्थाओं को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। तो वो तिथि तय की गई लागू करने की, वो थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अब मेरे द्वारा आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन यह है कि जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, तो इसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही, यानी ये मान के चल सकते हैं भाई 1950 का तो इंतजार किया होगा, लेकिन 26 जनवरी का जो दिन है, इसी दिन हमारे देश के संविधान को क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे वजह क्या थी, वो आप वजह हमें कमेंट बॉक्स में बताने का क्या करें, प्रयास करें। अब क्या होगा, एक लोकतंत्र में चुनाव करवाना है। अब लोकतंत्र में जब चुनाव करवाना तो 2 तरह के चुनाव होंगे। एक चुनाव जो है वो केंद्र सरकार को निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार को चुनेगा, एक तो ये होगा। और फिर उसके बाद में एक जो चुनाव है वो राज्य सरकार के लिए होगा। अब मेरे दोस्तों, आप यहाँ पे यह पूछ सकते हो कि हमारे देश में एक स्थानीय सरकार भी है, जिसको आप मुख्य तौर पर स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। संविधान में मूलतः इस स्थानीय सरकार का या फिर स्थानीय स्वशासन का या फिर नगरीय स्वशासन का उल्लेख नहीं था। इसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो मूलतः मुख्य रूप से पहले 2 सरकारें हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में भारत में 3 सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार, अभी ये जो केंद्र सरकार है इसके लिए संसदीय व्यवस्था की क्या की गई, व्यवस्था उल्लेख किया गया। कौन सी व्यवस्था होगी, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, सरकार के मूलतः 3 अंग होते हैं। एक
विधायिका यानी उसको व्यवस्थापिका बोल दो या फिर संसद बोल दो, ये एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, ये मुख्यतः 3 अंग होते हैं जो सत्ता का विकेंद्रीकृत यानी सत्ता को बांटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिए, जब इनके चुनाव होंगे, जब इनका निर्वाचन होगा, तो इस निर्वाचन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयोग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग का क्या किया गया मेरे दोस्तों, गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन करने का एकमात्र उद्देश्य यह था, इसको जिम्मेदारी दी गई। और आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये हो गया, इसका उल्लेख किस में किया गया है, संविधान में किया गया है। संवैधानिक संस्था को जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत में क्या करवाइए, चुनाव करवाइए। और इस निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम जो आयुक्त बने उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अब मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, सुकुमार सेन को जैसे ही निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी दी गई तो ये अपने काम पे लग जाते हैं। लगभग 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। कितने लाख लोगों को, 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी गई स्पेशल तौर पे। और ये कहा गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, मतदान में हिस्सेदारी दिलवानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करवाना है। जगह जगह पे बूथ सेंटर की क्या की गई, व्यवस्था की गई। जगह जगह पे मतदाता सूची को क्या किया गया, तैयार किया गया। और मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है, सबसे पहले संविधान में यह उल्लेख किया गया कि हमें कम से कम 21 साल के लोगों की जरूरत है। जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी है वह व्यक्ति देश में क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, अपना मतदान कर सकता है। वर्तमान समय में इसकी उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया है। यह 18 साल 61वां संविधान संशोधन करके, ये एक मैं बार बार यहां पे शब्द बोल रहा हूं, संविधान संशोधन, संविधान में कुछ परिवर्तन करना। एक समय पे भारत सरकार को ऐसा लगा कि 21 वर्ष जो उम्र है वो मतदान के लिए सही है, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि 21 से 18 साल की उम्र सही रहेगी। यानी 21 से इसको कितना किया जाए, 18 साल किया जाए। और इसके लिए 61वां संविधान संशोधन क्या किया गया, लागू किया गया। और 61वां संविधान संशोधन लागू करके भारत में आज वर्तमान समय में मतदान देने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। यानी भारत का जो नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल है और जिसने अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया है, वो क्या कर सकता है, भारत में मतदान कर सकता है। यानी अपने विचार का दान कर सकता है और अपने प्रतिनिधि को क्या कर सकता है, चुन सकता है। प्रतिनिधि को चुनने के बाद में वो क्या करेगा, देश के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जो सबके लिए क्या हो, हितकारी हो। प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो प्रति 5 वर्ष बाद में क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। यानी जैसे ही 5 साल का कार्यकाल होगा, कार्यकाल पूरा होने के बाद में फिर से निर्वाचन आयोग क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। और चुनाव करवाने के बाद एक प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की भी क्या की गई, व्यवस्था की गई। ये तो बात होती है थोड़ी सी सैद्धांतिक और संवैधानिक। अब हमें यहाँ पे पाठ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पाठ को समझने के लिए पाठ का नाम क्या है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, प्रभुत्व का दौर। अब ये पाठ का नाम है। अब हमें यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये, देश में क्या होगा, चुनाव होगा, क्योंकि लोकतंत्र को क्या करना है, स्थापित करना है। तो चुनाव सर्वप्रथम जो आम चुनाव करवाए गए, सबसे पहले आम चुनाव जो करवाए गए वो अक्टूबर
1951 ईस्वी में क्या होते हैं, शुरू होते हैं। और ये कब तक चले मेरे दोस्तों, फरवरी 1952 ईस्वी में जाकर ये चुनाव क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ये आम चुनाव है। इसका मतलब किसके लिए चुनाव किया जा रहा है, लोकसभा के लिए चुनाव किया जा रहा है। अक्टूबर 1951 ईस्वी में जब चुनावों की शुरुआत होती है और फरवरी 1952 में जब इनका अंत होता है, तो इन चुनावों में एक दल उभर कर आता है और उस दल का नाम क्या था, कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस दल। ये जीत कर आ गया। एकमात्र ये ऐसा दल था जिसने 364 सीटें प्राप्त की थी। कितनी सीट, 364 सीट प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी उभर कर आई, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इस कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीट मिली भाई, 16 सीट मिली। कांग्रेस पार्टी जो है इसको 364 सीट मिलती है आम चुनाव में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको 16 सीट मिलती है। कहने का यहां पे तात्पर्य यह है कि निर्वाचन आयोग ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक भारत के सभी मतदाताओं ने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए प्रथम जो आम चुनाव था उसको क्या किया, सफल किया, सफलता प्राप्त की। जिन देशों में यह माना गया कि गरीब राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता, भारत ने उस पूर्वाग्रह की जो धारणा थी उसको तोड़ने का क्या किया, काम किया। और मेरे दोस्तों, जैसे ही ये कांग्रेस पार्टी जीतकर आती है, 5 साल तक लंबा कार्यकाल करती है। ऐसा नहीं था कि उस समय और पार्टियां नहीं थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है और इसके साथ साथ में ये कांग्रेस पार्टी भी है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो सफलता प्राप्त की वो किसने प्राप्त की, कांग्रेस पार्टी ने। अब पहला आम चुनाव कंप्लीट हुआ तो 5 साल के बाद में दूसरा चुनाव होगा, और वह दूसरा जो चुनाव है वो 1957 ईस्वी में हुआ। 1957 ईस्वी में जब दूसरा आम चुनाव हुआ, इस दूसरे आम चुनाव में भी कौन सी पार्टी जीत गई मेरे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जीत गई। फिर से चुनाव होता है और फिर से कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त होती है और बड़ा बहुमत उसको मिलता है। पूर्ण बहुमत की सरकार फिर कांग्रेस पार्टी यहां पे क्या होती है, बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, केंद्र सरकार में भी यह काम चल रहा था। केंद्र में भी किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और इसके साथ साथ में जो राज्य सरकार है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन राज्य जो सरकार है उस राज्य सरकार में क्या होता है मेरे दोस्तों, चुनाव होता है। और जब राज्यों में चुनाव होता है तो एक राज्य ऐसा उभर कर आता है 1957 ईस्वी में। उस राज्य का नाम था केरल। केरल जो है यहां पर कौन सी सरकार बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को कितनी सीट मिलती है मेरे दोस्तों, 60 सीट मिल जाती है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से बड़ा झटका था कि कांग्रेस पार्टी के अलावा गैर कांग्रेसी सरकार केरल में कैसे जीत गई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन किस तरह से स्थापित हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कैसे बन गई। इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 5 लोगों को और मिलाकर, 5 विधायकों को और मिलाकर इन्होंने अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ज्यादातर राज्यों में कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीतती है 1957 के चुनाव में। और इसके साथ साथ में केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया, दबदबा स्थापित
हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, 1957 के बाद में फिर 5 वर्ष का समय निकला और 1962 का टाइम पीरियड आ गया। 1962 में फिर से आम चुनाव हुए और जैसे ही 1962 में फिर आम चुनाव हुए, उसमें भी कौन सी पार्टी जीत गई? कांग्रेस पार्टी जीत गई। मेरे दोस्तों, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे 5 साल का समय पूरा होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का दबदबा जो है, वर्चस्व जो है, जिसको आप पाठ में प्रभुत्व के नाम से जान रहे हैं, वो लगातार क्या होता गया? बढ़ता गया। आप सपोज करके देखिए, और इनमें प्रधानमंत्री बन कौन रहा है? 1952 का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। और 1962 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कहने का मतलब यहां पे यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार हर 5 साल बाद में जैसे ही चुनाव होते हैं, जनता इनको बड़ी संख्या में बहुमत दे रही है, बड़ी सफलता के साथ में इनको वापस सत्ता में लाने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों? 1962 में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी की सफलता तय हुई और बीच में एक छोटी सी घटना हो गई। 27 मई 1964 ईस्वी को भारत के जो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां पे खत्म हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी एक समय के लिए ऐसा लगा कि अब वापस से उभर कर नहीं आएगी। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? गुलजारी लाल नंदा को। नंदा जी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अब अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? अगला प्रधानमंत्री बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री को। गुलजारी लाल नंदा के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये वही लाल बहादुर शास्त्री है जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ये वही ताशकंद है जो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान की क्या है मेरे दोस्तों? राजधानी है। ये वही उज्बेकिस्तान है जो एक टाइम पे किसका हिस्सा हुआ करता था? सोवियत संघ का। ये वही सोवियत संघ है जिसका 1991 ईस्वी में विघटन हो गया था। और ये 1991 में जैसे ही विघटन होता है तो शीत युद्ध की समाप्ति, और उस किताब का पाठ याद कीजिए मेरे दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत। ताशकंद समझौते में जैसे ही शास्त्री जी की मृत्यु होती है, उनके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। और मेरे दोस्तों, यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है 1967 में 5 साल बाद में फिर से चुनाव हुए और 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनकर आती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के चुनाव में जीत जाती है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यहां पे यह हुआ 1967 में भी कौन सी पार्टी जीत रही है? कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फिर 1972 में चुनाव होने थे 5 साल बाद, लेकिन बीच में ही 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करके, लोकसभा को समाप्त करके 1971 में ही चुनाव करवाए। जैसे ही 1971 में चुनाव हुए, इस 1971 के चुनाव में फिर से कौन सी पार्टी जीत गई मेरे दोस्तों? कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1971 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। अब मेरे दोस्तों यहां पे देखिए, 1971 ईस्वी में चुनाव होंगे, 72, 73, 74, 75 और 76, यानी 1976 ईस्वी में फिर से चुनाव होने की संभावना थी।
लेकिन 1976 ईस्वी में चुनाव नहीं होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी उस समय थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर, इंदिरा गांधी के आग्रह पे 352 का उपयोग किया और इसके कार्यकाल को 18 महीने के लिए क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोकसभा जो है वो 6 साल के बाद में उनका क्या होगा, चुनाव होगा। और 18 महीने तक आपातकाल को क्या करके रखा, लगा के रखा। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। हम स्वतंत्र भारत की जो राजनीति वाली जो किताब है उसमें इनको पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का उपयोग क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या थी और उसमें इंदिरा गांधी को कितना नुकसान हुआ। अब 1976 ईस्वी में चुनाव नहीं हुए, 1977 ईस्वी में चुनाव होते हैं और यहां पर जनता दल की सरकार बनती है मेरे दोस्तों। किसकी सरकार बनती है? जनता दल की सरकार बनती है। अब जैसे ही जनता दल की सरकार बनती है तो ये लंबे समय तक नहीं चली और इस जनता दल के जो नेतृत्व करता थे और भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बनने के बाद में लंबे समय तक उनका कार्यकाल नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद, लेकिन वो सरकार नहीं चल पाई और 1980 ईस्वी में मेरे दोस्तों फिर से कौन प्रधानमंत्री बन गई? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। अब अपन आगे देखते हैं। 1980 ईस्वी में जैसे ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की मेरे दोस्तों क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या होती है, इसके बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे, और ऐसा आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने से पहले प्लेन चलाया करते थे, पायलट हुआ करते थे। प्लेन चलाने का काम इनका हुआ करता था। मेरे दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी के द्वारा चुनाव लड़ना भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोकसभा की सीट अर्जित की है वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे इन्होंने। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में इनकी भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 तक के कितने 2014 तक के भारत में लगभग 10 साल तक का जो टाइम पीरियड था, यानी 2004 से लेके 2014 तक, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये भी किसके अधीन रहा? कांग्रेस पार्टी के अधीन रहा। 1947 ईस्वी में आजाद होते हैं, 1952 में आम चुनाव होते हैं। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी जो है वो एक के बाद एक चुनाव जीतती रही। इसके पीछे वजह क्या थी भाई? आप सपोज करके देखिए, एक ही दल का दौर चल रहा है, एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, तो कुछ ना कुछ तो वजह है, कुछ ना कुछ तो उसकी प्रसिद्धि है, कुछ ना कुछ तो कोई कारण है, अन्यथा ऐसे तो जीतने वाले। विश्व के अगर अपन अन्य देशों की बात करें, अन्य देशों में भी ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक ही दल का शासन रहता है, यानी एक ही पार्टी क्या करती है मेरे दोस्तों? शासन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक देश है जिसका नाम है चीन, एक देश है जिसका नाम क्या है? रूस, एक देश है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। समझ आ गया ना?
और एक देश जिसको मान लो बेल्जियम, सॉरी मैक्सिको, बेल्जियम, ये कुछ ऐसे देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया भी उसमें आप शामिल कर सकते हो, जिनमें एक ही दल का दौर चल रहा है, एक ही पार्टी का शासन चल रहा है लगातार लंबे समय तक। लेकिन ये जो देश है इनमें एक पार्टी का शासन तो है, लेकिन यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, अन्य दल यहां पे काम नहीं कर सकते। भारत में तो ऐसा नहीं था, भारत में तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय जनसंघ का भी प्रभाव है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है कि नहीं है, और इसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी तो और अन्य छोटे छोटे दल उस टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन लोकतांत्रिक देश में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार क्या करती जा रही है, चुनाव जीतती जा रही है। जैसे 1934 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की क्या होती है, स्थापना होती है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किसने किया, आचार्य नरेंद्र देव ने किया। लेकिन सफलता बड़ी नहीं मिल पाई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको वोट शेयर तो ठीक ठाक मिला, यानी वोटों की जो प्रतिशत है वो तो ठीक ठाक मिला, लेकिन सीट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। कम्युनिस्ट पार्टी को सीट मिलती है, लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत था वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कम था। कांग्रेस पार्टी आखिरकार भारत में लगातार चुनाव क्यों जीतती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, एक के बाद एक ये चुनाव कैसे जीत रही है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसकी छोटी सी संक्षेप में आपको मैं क्या देता हूं, जानकारी देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी की क्या की जाती है मेरे दोस्तों, स्थापना की जाती है। और स्थापना करने का काम किसने किया था, ए ओ हयूम ने इसकी स्थापना की। इसके जो ये संस्थापक अपन यहां पे लिख देते हैं, संस्थापक, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ में आ गया, ये एक प्रकार से राजनीतिक दल था, राजनीतिक दल। इसका उद्देश्य ये था सभी शासकों को मान लो, प्लस में नेताओं को मान लो, है कि नहीं है, या फिर प्लस में कार्यकर्ता मान लो, ये सारे के सारे लोग मिलकर अंग्रेजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। किसके स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। अंग्रेज जो वो लंबे समय तक भारत का क्या कर रहे हैं, शोषण करते जा रहे हैं। इसके लिए इसकी स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थापना करने वाला ए.ओ. हयूम है, अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी है। अब यहां पे देखिए, इस कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारत को क्या करवाने के लिए प्रयास किया, स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन से ये जुड़ी हुई पार्टी है। जितने भी इसके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मोतीलाल नेहरू हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, और इसके साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू हो, ये बड़े बड़े जो गद्दावर जो नेता थे, कट्टर जो समर्थक हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। इसलिए जब 1952 ईस्वी में चुनाव संपन्न होते हैं, तो शुरुआत में जब प्रचार प्रसार करने के लिए ये नेता जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही एक मजबूत संगठन था। इसका मतलब ये था कि इसकी जड़ें भारत का ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं था जहां तक नहीं पहुंची हुई थी। यानी इतना सुसंगठित, सुसज्जित और सुव्यवस्थित ये एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था। इसकी पहुंच हर उस क्षेत्र तक हुआ करती थी जो भारत के हिस्से में आता है। इसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी विचारधाराओं को प्राथमिकता देती है, और सभी विचारधारा, इसके साथ साथ
सामाजिक रूप से यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी थी, सामाजिक रूप से। यानी इसमें अमीर लोग भी शामिल हैं, इसमें गरीब भी है, इसमें मध्यम वर्ग के भी हैं, इसमें हिंदू भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें जैन धर्म को मानने वाले भी हैं, इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हैं, और इसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। कहने का तात्पर्य यहां पे यह हुआ कि इस विचारधारा को मानने वाले, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले हो, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले हो, या फिर साम्यवादी व्यवस्था को मानने वाले हो, सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को यहाँ पे क्या दी जा रही है? प्राथमिकता दी जा रही है, इनको शरण दी जा रही है, और इनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप अन्य पार्टियों में न जाइए, आप यहीं पे आइए, और यहां पे आने के बाद में आप लंबे समय तक क्या कीजिए मेरे दोस्तों, प्रयास कीजिए, और सभी को अगर नेतृत्व मिलेगा तो मुझे लगता है वह पार्टी का स्वरूप जो है वो क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक चुनाव को क्या करती है? जीत पाती है, उसको सफलता मिलती है, और सफलता जो है वो निरंतर मिलती गई। लेकिन वर्तमान समय में भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2014 में आते हैं। आने के बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो उस तरह से प्रयास नहीं कर पा रही थी जैसा उन्होंने पहले किया था। यानी वर्तमान समय में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का एक तरह से पतन तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई राज्यों में वर्तमान समय में भी सरकारें चलती है, लेकिन 2014 में भी कांग्रेस पार्टी हार गई, 2019 में भी हार गई, और 2024 में भी हार गई। कई राज्यों में तो हालत ये है कि इसका खाता भी नहीं खुल रहा। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको ये बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है, इस कांग्रेस शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। लोगों का समूह का मतलब यहां पे यह हो गया, ये अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। कहां के इतिहास से? अमेरिका के इतिहास से। इसका तात्पर्य अमेरिका की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। वहां से यह शब्द लिया गया, और यह निरंतर एक के बाद एक क्या करती है? चुनाव जीतती है। अब पाठ का नाम आप याद रखिए, एक दल, एक पार्टी है, प्रभुत्व है यानी वर्चस्व है, दौर यानी समय है, यानी एक ही पार्टी एक के बाद एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव जीतती है। ये उसकी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विचारधारा के कारण, सभी लोगों को एक साथ लाने के कारण ये क्या करती है मेरे दोस्तों? चुनाव जीतती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।